Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology Gandhinagar. हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 हार्बर मेंटेनेंस। हार्बर इंजीनियरिंग का ये पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने हार्बर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया है। तो आज जो हार्बर जो है और पोर्ट है उसका मेंटेनेंस किस हिसाब से करते हैं, उसको किस रीजन से मेंटेन करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 7 हार्बर मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 7 के लिए पहला लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 19 कोस्टल प्रोटेक्शन पर्पज एंड डिवाइस। सो आज के इस लेक्चर के लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हार्बर मेंटेनेंस इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हम कोस्टल प्रोटेक्शन पर्पज एंड डिवाइस, ड्रेजिंग पर्पज, मेथड्स और ड्रेजर टाइप्स, सुटेबिलिटी और डिस्पोजल ऑफ ड्रेजर मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ड्रेजर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो इमेज दिखा देता हूँ। इन इमेज के साथ आप सबको पता चल गया कि जो कोस्टल एरिया है और कोस्टल जो सी साइड है वहाँ पे जब हम प्रोटेक्ट करते हैं विथ स्टोन और विथ वुडन और विथ आयरन मटेरियल के साथ, जब हम उस कोस्टल को, हार्बर को या पोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस प्रोटेक्शन को हम कोस्टल प्रोटेक्शन और पर्पज से करते हैं। जहाँ हालांकि बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि बीच पे जो इरोशन होता है, सॉइल इरोशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और उसके अलावा जो मटेरियल है जो उसका ट्रेसिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे पर्पज के साथ हार्बर को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हार्बर को मेंटेन करने के लिए जितने भी आज हम कंटेंट देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कोस्टल जोन्स एंड ब्रिज प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन से एरिया को हम कोस्टल जोन बोलेंगे, और उसके लिए जो जितने भी बीच है, जहाँ पे बीचेस है, जहाँ पे सी साइड है, सी शोर है, ठीक है, तो उस कोस्टल लाइन की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कोस्टल जोन हैव सर्टेन एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल एडवांटेज एंड दिस हैज रिजल्ट इन द concentration of recreational residential industrial areas in this zone। तो जहाँ जहाँ पे भी कोस्टल जोन्स है, ठीक है, तो एक तो उसका एस्थेटिक पर्पज की वजह से और बहुत सारे प्रैक्टिकल एडवांटेज है कि हार्बर और पोर्ट वहाँ पे है, तो कॉमर्शियल भी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और उसकी वजह से डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो उसकी वजह से टोटली रिक्रिएशनल रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरियाज वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। सो अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन दिस एरिया। सो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हम सबको पता है कि रिवर कोस्टल एरिया या तो सी कोस्टल एरियाज पे लिव कर रही है। सो सो फॉर दिस पर्पज हम सबको पता है कि कोस्टल लाइन इज इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट गिव्स एंड इट्स टेक। सो ड्यू टू द इंसेंस्ड movement of a sea water upon the shore material, there is a loss of land at one place or deposition at another, and the loss is usually more than the gain। तो बेसिकली कोस्टल एरिया के बहुत कुछ एडवांटेज है जो हमने बात की, उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से कोस्टल लाइन और कोस्टल प्रोफाइल को भी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि एट सम प्लेस देयर इज एक्सेसिव सिल्टिंग, while at some other place there is a dangerous erosion of the soil। जहाँ जहाँ पे सोल लाइन है, मूवमेंट सोल लाइन से है, ठीक है, तो उसके नज़दीक जितने भी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हम सबको पता है कि जो सॉइल की वजह से जो सिल्टिंग होने वाला है, और सिल्टिंग बहुत ही डेंजरस है, इरोजन होने वाला है वो भी डेंजरस है। हम सिल्टिंग और इरोजन हम सबको इसके बारे में पता ही। ठीक है, सो ये है कोस्टल जोन के बारे में जो मैंने डिस्कस किया। तो कौन कौन सी, मैं एक प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल वाइज जो कोस्टल लाइन सॉल लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से लेके कहाँ तक इरोजन का और सिल्टिंग का प्रॉब्लम रहता है। और उस प्रोफाइल को हम देखें तो हम सबको पता है कि देखो यहाँ पे इमेज में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये इमेज देख लेते हैं। तो ये जो सी सॉल लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम सी का जो वाटर यहाँ तक अपर डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे डून्स और ये बीच प्रोफाइल हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो कटिंग होता है उस हिसाब से होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल डून और क्लिफ्स है, ठीक है। तो ये मेरा कोस्ट प्रोफाइल है और कोस्ट प्रोफाइल इस डायरेक्शन में जितना भी एरिया है, ठीक है, उसको मैं कोस्टल एरिया कहूँगा। सो कोस्टल एरिया इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बीच और शोर प्रोफाइल कहते हैं। और जब वाटर के साइड होता है उसको हम नियर शोर प्रोफाइल कहते हैं। तो ये शोर प्रोफाइल कोस्ट के नज़दीक है तो इसको बीच शोर प्रोफाइल कहते हैं और इसको नियर शोर जोन कहते हैं। तो ये है ऑफशोर डायरेक्शन, ये है इनशोर डायरेक्शन, ये है फोरशोर डायरेक्शन और ये है बैकशोर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बर्म और स्टेप, जो जो कंडीशन में जो स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, तो इस जहाँ पे फोरशोर कंप्लीट हो रहा है कि जहाँ पे वाटर लेवल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो लो वाटर लेवल है तो और हाई वाटर लेवल का जो डिफरेंस है, तो वहाँ पे वाटर लेवल हाई वाटर लेवल जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम बर्म और स्टेप में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हाई वाटर लेवल है और लो वाटर लेवल है, इस एरिया को हम थ्रू बोलेंगे, ठीक है। और ये वाटर एरिया है जो लो टाइड एरिया है और हाई टाइड एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसको इमेज में देखें कि जैसे मैंने बैक शोर बोला और नियर शोर बोला, तो ये है मेरा बैक शोर प्रोफाइल, ये है मेरा फोर्थ शोर प्रोफाइल, ठीक है। और ये थ्रू बैक वाटर्स है और ये मेरा ऑफशोर प्रोफाइल है। तो इस हिसाब से हम बीच प्रोफाइल को कोस्टल जोन को डिवाइड कर सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट ऑफ द बीच कैरेक्टरिस्टिक आर द एवरेज साइज ऑफ बीच sand particle, range and size of the sand particle, slope and steepness of the foreshore and general slope of the underground। तो इन सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बीच प्रोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। तो ये हमारा पहला कंटेंट था, कोस्टल जोन्स एंड बीच प्रोफाइल, ठीक है। सेकंड, कोस्टल इरोजन। कि हम सबको पता है कि इरोजन क्या होता है और इरोजन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। तो कोस्टल इरोजन क्या है? तो कोस्टल इरोजन इज द लॉस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड or the long term removal of the sediment and rock along the coastal line due to the action of waves। कि हम सभी को पता है कि जो हमारे ये इमेज में देख सकते हैं कि ये जो कोस्टल लाइन है तो उसके आसपास जितने भी स्ट्रक्चर है या जो लैंड है, ठीक है, उसको डैमेज होता है। और डैमेज क्यों होता है? कि जो ये सी वेव्स है, सी वेव्स की वजह से ये जो लैंड है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में उसका सेडिमेंटेशन होता है और ये रिमूव हो जाती है रॉक के अलोंग जितने भी कोस्टल लाइन है। तो ड्यू टू वेव एक्शन की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट और सेडिमेंट होना, इस चीज को हम कोस्टल इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज के साथ कोस्टल इरोजन समझा है, बट इसके कौन से कोजिस है, कौन से कोजिस की वजह से, मेजर कोजिस की वजह से ये बीच और इरोजन मैक्सिमम होता है। तो वो होता है पहला तो डायरेक्ट वेव एक्शन। ये जो मेरा वेव एक्शन है वो डायरेक्टली कोस्टल जोन पे एक्शन होता है उसका, तो वो डायरेक्ट वेव एक्शन की वजह से है। दूसरा है इंटरसिपेशन ऑफ द लिटोरल ड्रिफ्ट, कि जो लिटोरल ड्रिफ्ट होता है, जो हम स्टेप देखते हैं सैंड्स के, ठीक है, आफ्टर जो ये सी वेव्स है वो रिमूव हो जाते हैं उसके बाद जो हम स्टेप देखते हैं उसको हम लिटोरल ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो उसका इंटरसिपेशन की वजह से इरोजन होता है। सी लेवल में चेंजेस होता है तो उसकी वजह से होता है। रिवर माउथ के अंदर जो चेंजेस होता है उसकी वजह से होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉम एंड टाइड्स, अगर स्ट्रॉम या टाइड्स जैसी इफेक्ट होती है उसकी वजह से भी इरोजन के चांसेस ज़्यादा है। और इफेक्ट ऑफ सौर रिलीफ, कि अगर मेरा सौर है, सौर लाइन उसका जो रिलीफ है उसकी इफेक्ट की वजह से भी कॉजेज हो सकता है। तो ये सब है कॉजेज ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द बीच इरोजन एंड कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल इरोजन और बीच इरोजन क्या है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क, कि जो मेरा सी साइड है, यहाँ पे जो यहाँ सीज एरिया है और ये मेरा सी साइड है, तो वहाँ पे किस हिसाब से हम कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क रख सकते हैं। सो द वेरियस शोर प्रोटेक्शन वर्क आर, और कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से हम जो कोस्टल एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसका
जो जितने प्रोटेक्शन वर्क है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क या शोर प्रोटेक्शन वर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सी वॉल्स, बल्क हेड, रिवेटमेंट, टाइक्स एंड लीव्स, ब्रेकवाटर, ड्रायंस, जेटीज एंड पैर्स। तो ये सब जितने भी स्ट्रक्चर है उसका पर्पज यही होता है कि जो ये सी शॉल लाइन है, शॉल लाइन को प्रोटेक्ट करना, कि शॉल लाइन को प्रोटेक्शन होगा तो जितने भी शॉल लाइन पे स्ट्रक्चर रहेंगे या तो हार्बर होगा या पोर्ट होगा, जितने भी स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन हम उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू वेव। और वेव की वजह से जो इरोशन होता है, सिल्टिंग होता है, उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन और जितने भी स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे तो उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। उन सभी के बारे में सीक्वेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सी वॉल्स क्या है। सो सी वॉल्स इज अ सेपरेटिंग लैंड एंड वाटर एरियाज, कि जहाँ पे सेपरेट को लैंड और वाटर एरिया को अगर मुझे सेपरेट करना है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं तो ये वाटर एरिया और लैंड एरिया है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए सी वॉल्स का यूज होता है। तो ये वन टाइप ऑफ मैसिव स्ट्रक्चर है रेजिस्टिंग द फुल फोर्स ऑफ द वेव्स, कि जितने भी फोर्स है, फुल फोर्स है वेव्स का, उसको रेजिस्ट कर सकता है। टू प्रिवेंट अ कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल है। और टू प्रिवेंट द डैमेज ड्यू टू वेव एक्शन एंड फ्लड, कि फ्लड और वेव एक्शन की वजह से जितना भी डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सी वॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी वॉल्स वन ऑफ द शोर प्रोटेक्शन है, ठीक है, जिसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं। सेकंड वन इज बल्क हेड। बल्क हेड किसे बोलते हैं, यहाँ पे इमेज में बल्क हेड करके जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। सो बल्क हेड बेसिकली वन टाइप ऑफ वॉल स्ट्रक्चर है जो सी वॉल से थोड़ा स्मॉल है। तो बल्क हेड इज स्मॉलर देन सी वॉल्स एंड बल्क हेड नॉट टू रजिस्ट कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन को रेजिस्ट करने के लिए नहीं होता है। सो बल्क हेड का पर्पज ये होता है कि टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ लैंड एट द ट्रांजिशन बिटवीन लैंड एंड द सी, कि जो ट्रांजिशन होता है लैंड और सी के बीच में उसको प्रिवेंट करने के लिए, स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वर्टिकल वॉल बिल्ड इन कंक्रीट, स्टोन, स्टील और टिम्पर, ठीक है। सो एक ऐसी वर्टिकल वॉल जो कंक्रीट से, स्टोन से, स्टील से या टिम्बर से जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉल लाइन पे और प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम बल्क हेड बोलते हैं। तीसरा है रिविटमेंट। तो रिविटमेंट क्या है? सो बेसिकली रिविटमेंट इज अ स्लोपिंग स्ट्रक्चर construct using the natural stone concrete blocks and only protect against erosion, not a flood use. And revetment used at a location exposed to erosion. Revetment absorbs the energy of the water and the negative impact on the sediment budget along the adjustment soil lines. So यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से स्लोपिंग स्ट्रक्चर जो टिम्बर या स्टील स्ट्रक्चर को हम स्लोप में यहाँ पे सोल लाइन पे कंस्ट्रक्ट करें तो उस कंक्रीट ब्लॉक का भी स्ट्रक्चर है या तो नेचुरल स्टोन का भी इस हिसाब से स्लोपिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको हम रिवेटमेंट बोलते हैं। सो इसका पर्पज ओनली इरोजन को प्रोटेक्ट करना होता है, ये फ्लड के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते। दूसरा है कि लोकेशन के जहाँ पे एक्सपोज इरोजन एक्सपोज हो रहा है वहाँ पे यूजफुल है। एनर्जी वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका रिविटमेंट का यूज होता है। उसके बाद है ब्रेक वाटर। सो ब्रेक वाटर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, इट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग, impermeable or permeable to allow sediment transfer shoreward of the structure. सो ब्रेक वाटर यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो कंक्रीट वॉल होती है उसको हम ब्रेक वाटर बोलते हैं। तो जो वाटर की दोनों तरफ और बेसिकली वेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्बर एरिया को इंक्लोज हार्बर एरिया प्रोवाइड करने के लिए ब्रेक वाटर का यूज होता है, जो हमने हार्बर में ऑलरेडी कंपोनेंट में देख लिया है। सो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द कोस्ट, ये या तो कोस्ट लाइन या सॉल लाइन है उसके पैरेलल होता है या तो परपेंडिकुलर होता है। रिड्यूस द पावर ऑफ द वेव, सो वांट इरोडेबल द क्लिफ एज मच, कि जितना भी क्लिफिंग वाला प्रॉब्लम है उसको इरोशन और इरोड
इरोशन कम से कम हो उसकी वजह से, और वेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए वेव्स के पावर को, तो ये ब्रेक वाटर यूज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये ब्रेक वाटर। उसके बाद ग्राइनोस। ग्राइनोस बेसिकली fences that go along the beach at an angle to prevent long short drift, कि जो लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम फेंसेस प्रोवाइड करते हैं अलोंग द शोर लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राइनोस। एब्सॉर्ब्स एनर्जी ऑफ द कमिंग वाटर, जो वाटर कमिंग हो उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। कैचेस एंड ट्रैप सेंडिमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग अप द बीच, की जो मूविंग अप सेंडिमेंट हो रहा है बीच के ऊपर, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए यूजफुल है। रिप्लेसमेंट एवरी 15 टू 20 ईयर्स, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 20 टू 50 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स, ठीक है। और बिल्ट इन अ टिम्बर, स्टील, कंक्रीट और स्टोन, इन सभी मटेरियल के साथ हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, तो इसको हम ग्राइनोस बोलते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है जेटी एंड पेर। जेटी एंड पेर बेसिकली पोर्ट और हार्बर पे अवेलेबल होता है। ये परपेंडिकुलर और पैरेलल स्ट्रक्चर है, जो शोर लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर हम बिल्ड करते हैं, जिसका पर्पज वहाँ पे बर्थिंग, वेसल को बर्थिंग करने के लिए भी होता है। सो लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है, बेसिकली मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट, स्टोन और कंक्रीट का बना हुआ होता है। प्रोटेक्शन द सोल लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर बाय एक्टिंग एज बैरियर अगेंस्ट फ्रॉम करंट, टाइड्स एंड वेव, जो भी करंट, टाइड और वेव्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस हिसाब से जेटी और पेड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कांटेक्ट विद द डीप वाटर डॉकिंग शिप, अगर डीप वाटर है वहाँ पे कांटेक्ट में है, डॉकिंग शिप को डॉकिंग करना है, तो उसके लिए भी इसका कांटेक्ट करने के लिए भी ये पर्पज, इस पर्पज के लिए भी ये जेटी और वेव्स का यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने जेटी और पियर्स को समझा है, ठीक है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर थे, जहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। कि ये सब सी वॉल्स है, बल्क हेड है, रिवेटमेंट है, टैक्स एंड लीव्स है, ठीक है, ब्रेक वाटर है, ग्रायोनस है और जेटी एंड पेव्स है। इन सभी को सॉर वाटर प्रोटेक्शन वर्क बोलते हैं। इन सभी को हम समझा सकते हैं। ये सी वॉल्स है, बल्क हेड है, रिवेटमेंट है, ठीक है, और टाइक्स और लीव्स है। तो ये बेसिकली इम्बैक्टमेंट है, फ्लड इम्बैक्टमेंट को स्टॉप करने के लिए, और वहाँ पे हम स्टोन रख देते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन ऑफ द सी, वहाँ पे ड्राई स्टोन को हम बिल्ड करते हैं इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और लैंड साइड को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको हम टाइक्स और लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी जितने भी स्ट्रक्चर है, उसके बाद ब्रेक वाटर है, क्रायनोस है और जेटी एंड पेड्स है, ये जितने भी स्ट्रक्चर है वो शोर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा हार्बर मेंटेनेंस में कंटेंट था, उसके हिसाब से कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क, उसके पर्पस देखे, और उसके साथ साथ कौन सी मेथड है, कॉजेज ऑफ इरोशन क्या है, और कौन कौन सी मेथड है जिसकी वजह से हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कोस्टल प्रोटेक्शन मेथड भी हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।